अपन देखते हैं सबसे पहले इसका मार्किंग मतलब इसका इंडेक्स देखते हैं, उसके बाद बताते हैं कि टोटल कितने चैप्टर हैं और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। रोड मैप पता होना ज़रूरी है। अगर कहीं जाना हो और वहाँ का मैप ही पता ना हो तो फिर वहाँ जाने से मतलब नहीं है। इसलिए रोड मैप के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आपको पूरा मैप पता हो, तभी अपन उस रास्ते भटकेंगे नहीं और अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर टोटल आपको 14 चैप्टर दिख रहे हैं। एक्चुअल में ये 14 चैप्टर नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पर चैप्टर है टोटल 15 चैप्टर है टोटल। जो 15 चैप्टर है उसका नाम है GST, माल एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पर क्यों नहीं है? पीछे बुक में तो है, यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि GST बाद में अप्लाई हुआ था, इसकी वजह से इसको बाद में ऐड तो कर दिया गया, लेकिन इंडेक्स में चैप्टर बढ़ाया नहीं गया। तो ये भी आपके कोर्स में है। और अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें आपके चैप्टर नंबर 1 से लगाकर 3 तक, ये जो 3 चैप्टर हैं ये हैं आपके 16 मार्क्स के, 16 नंबर के। जी हाँ, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4th एंड 5th, चैप्टर 4th एंड 5th, ये जो 2 चैप्टर हैं ये हैं आपके 8 मार्क्स के। कितने? 8 नंबर के ये चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर है 6th 7th और 8th, 6th 7th और 8th, ये जो 3 चैप्टर हैं 6th 7th और 8th, ये हैं आपके टोटल 8 मार्क्स के, 8 नंबर के ये चैप्टर हैं। ओके, फिर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9th पर, 9th और 10th, 9th और 10th, ये 9th और 10th ये 2 चैप्टर जो हैं ये आपके हैं 16 मार्क्स के, 16 नंबर के 2 चैप्टर हैं। थोड़े बड़े हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें अगर चैप्टर नंबर 11th और 12th की, चैप्टर नंबर 11th और 12th, तो 11th और 12th ये दो चैप्टर जो हैं आपके 11th और 12th, ये 8 मार्क्स के चैप्टर हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की, 13 की, तो 13 चैप्टर है, 13 नंबर चैप्टर है ये है आपके अकेला चैप्टर 8 मार्क्स का, 8 नंबर का। और उसके बाद चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 भी अकेला है और ये भी 8 मार्क्स का है। और उसके बाद है चैप्टर नंबर 15, ये 15 चैप्टर भी अकेला 8 नंबर का है। तो ये टोटल जब इनकी करेंगे तो ये आपके मार्क्स हो जाएंगे 80। तो 80 नंबर की ये बुक है आपकी, और 20 नंबर जो है आपकी स्कूल की तरफ से जाएंगे और 100 में से आपको नंबर मार्कशीट में दिखाए जाएंगे। तो समझ में आ गया आपको? तो आप ये ज़रूर नोट कर लें कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, ताकि उस हिसाब से प्रिपरेशन करें। वैसे तो सारा ही कोर्स करना होता है, फिर भी कि कौन सा चैप्टर अपने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम तो लाइन से चलेंगे और चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध। फर्स्ट चैप्टर कौन सा हमारा? मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध, ये रहा प्रबंध। अब प्रबंध क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रबंध होता क्या है। आप कई बार जो है शादी में तो जाती है ना, मैरिज है ना, शादी में जाते हैं आप लोग। तो जब आप शादी में जाते हैं, रिसेप्शन के अंदर खाना खाने जाते हैं और वहाँ पर लिफाफा भी देख के आते हैं आप, है ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो क्या होनी चाहिए? आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको बढ़िया खाना मिले और वेल मैनेज्ड वहाँ का एनवायरनमेंट मिले। तो आप बोलते हैं कि जो लिफाफे में डाले कम से कम वो पैसा वसूल हुआ। और अगर वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो, वहाँ का खाना वगैरह भी अच्छा नहीं हो, तो फिर आप मायूस हो जाते हैं, है ना। तो सेम चीज़ है, आप जब किसी मैरिज फंक्शन को या शादी को या किसी भी फंक्शन को अटेंड करके बाहर निकलते हैं तो आप कहीं ना कहीं ये ज़रूर बोलते हैं कि क्या मैनेजमेंट था, बहुत बढ़िया मैनेज करा हुआ था, है ना। या फिर आप बोलते हैं बिल्कुल मैनेजमेंट नहीं था, बेकार था, खाना अच्छा था लेकिन मैनेजमेंट कुछ था ही नहीं, ना एनवायरनमेंट अच्छा था वहाँ का, तो आपको अच्छा नहीं लगता, है ना। तो आप समझ गए ना मैं किस मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। तो ये मैनेजमेंट बिजनेस में भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी बिजनेस में मैनेजमेंट नहीं है तो वो बिजनेस बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा,
वह बिजनेस कुछ ही समय बाद में क्या हो जाएगा, बिजनेस वो क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को, बिजनेस को, व्यापार को बढ़ाना है किसी भी, तो आपको मैनेज करना ज़रूरी है। तो वही पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए आप, प्रबंध की परिभाषाएं। तो इसके अंदर आपको परिभाषा जो याद, काफ़ी सारी हर प्रोफेसर ने इसकी जो है डेफिनेशंस दे रखी है ना। तो मैं यहाँ सिंपल अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो सबसे सिंपल जो आपके लिए डेफिनेशन है वो है मैरी पार्कर फॉलेट के अनुसार। ये वाली डेफिनेशन आप याद रखिए। और मैरी पार्कर फॉलेट क्या कहते हैं? मैरी पार्कर फॉलेट के अनुसार प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। आंखें बंद कीजिए और एक बार बोलिए, प्रबंध क्या है? बिल्कुल सही, प्रबंध दूसरों से, अन्य लोगों से कार्य करवाने की एक कला है, आर्ट है। क्या है? आर्ट, कला है। किनसे? दूसरे लोगों से कार्य करवाने की। तो प्रबंध दूसरे लोगों से कार्य करवाने की क्या है? कला है। मैनेजर जो प्रबंधक होता है वो क्या करता है? दूसरों लोगों से कार्य करवाता है। उसमें ये आर्ट होता है कि उनसे वो परफेक्टली काम जो है अपना निकलवा देता है। फिर आ जाते हैं सीधा निष्कर्ष पर। ये अपन को पढ़ना है सीधा निष्कर्ष। निष्कर्ष पे देखिए, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद भी करना है, क्योंकि जब भी प्रबंध की परिभाषा पूछेंगे, प्रबंध की परिभाषा जब भी पूछेंगे एग्जाम के अंदर, तो आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। आपको एक तो मैरी पार्कर फॉलेट की परिभाषा लिखनी है कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है, और उसके बाद में आपको ये लिखना है, इसका क्या लिखना है? निष्कर्ष, ये लिखना है। ये क्या है कि प्रबंध एक कला है एवं विज्ञान है। प्रबंध क्या है? कला भी है, और प्रबंध क्या है? विज्ञान भी है, दोनों है ना। प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। तो प्रबंध एक कला एवं विज्ञान है। ओके, पहली बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, जो अन्य साहसियों से कार्य करवाने, अन्य साहसियों मतलब अन्य लोगों से जो जुड़े हुए हैं व्यापार के साथ, उनसे कार्य करवाने, लागतों को कम करने। एक मिनट रुकिए यहीं तक, जब तक यहाँ तक नहीं आता आगे नहीं बढ़ना है। क्या है? प्रबंध एक कला एवं विज्ञान है। ओके, कला भी है, विज्ञान है, जो दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने, दूसरे लोगों से कार्य करवाने, जिससे क्या होगा? लागतों को कम करने। जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या है? कम। तो लागतों को कम करने, कौमा, मानवीय प्रयासों की सहायता से संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति। यहाँ तक, कहाँ तक? संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति। अब वापस देखिए, प्रबंध एक कला और विज्ञान है जो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने, बिल्कुल नहीं, पॉइंट वाइज करना आपको ना। तो पहला पॉइंट क्या है कि प्रबंध कला एवं विज्ञान है, ये अन्य लोगों से कार्य करवाने, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड फिर क्या है? लागतों को कम करने। फोर्थ क्या है? मानवीय प्रयासों की सहायता से संस्था के उद्देश्यों, संस्था के उद्देश्य होते हैं ना किसी भी व्यापार के, जैसे व्यापार का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, तो वो लाभ मानवीय प्रयासों की सहायता से संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में नियोजन से लेकर नियंत्रण तक, नियोजन से लेकर नियंत्रण तक की समस्त क्रियाओं को शामिल करता है। कहाँ से? नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। नियोजन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। और नियंत्रण, नियंत्रण का मतलब क्या होता है? नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल, है ना। तो अब वापस देखिए, पॉइंट वाइज बोले तो प्रबंध एक कला और विज्ञान है जो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने, लागतों को कम करने, मानवीय प्रयासों की सहायता से संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति में, कहाँ से? प्लानिंग से लगाकर कंट्रोल तक के समस्त कार्यों को शामिल करता है। ओके, समझ में आ गया? इसको एक बार लर्न कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एक बार आपको वापस रिपीट करा देता हूँ कि प्रबंध कला भी है, विज्ञान भी है, और इसके अंदर अन्य व्यक्तियों से काम करवाया जाता है जिससे कॉस्ट क्या होती है? कम, लागत कम आती है। और इसमें क्या होता है कि मानवीय प्रयासों के द्वारा, मैनेजमेंट के अंदर प्रबंध में मानवीय प्रयासों द्वारा संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन यानी कि प्लानिंग से लगाकर नियंत्रण, कंट्रोल तक जो है समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है, समस्त एक्टिविटी को शामिल किया जाता है। ओके, समझ में आ गया? तो ये था आपका प्रबंध की क्या थी? परिभाषा। ओके, अब प्रबंध की परिभाषा के बाद में फिर आता है यहाँ पर आपका अगला टॉपिक, प्रबंध
की विशेषताएं एवं लक्षण, ये आता है आपका टॉपिक। प्रबंध की विशेषताएं और लक्षण, कि प्रबंध की विशेषताएं क्या है, प्रबंध के लक्षण क्या है। विशेषताएं मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या है। जैसे मैं पूछूं आपकी कैसी विशेषताएं, या आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ की कैसी विशेषताएं हैं, है ना। तो हर किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे इंडिया की क्या विशेषताएं हैं, कि इंडिया जो है एक सांस्कृतिक धरोहर है ना, संस्कृति वाला देश है, यहाँ पर त्यौहार बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये क्या इसकी विशेषता है ना, ऐसी खूब सारी है। तो वैसे के वैसे प्रबंध की भी कुछ विशेषताएं होगी, उन विशेषताओं को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं नीचे, टोटल विशेषताएं कितनी हैं इसकी। टोटल विशेषताएं इसकी, ये बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, टोटल विशेषताएं बहुत ज़्यादा है इसकी, लगभग 15 है, 15 विशेषताएं है ना। लेकिन आपको ये एज इट इज़ रटना नहीं है, समझ के करना है। तो कुछ तो आप जो भी डेफिनेशन पढ़ी है उससे ही आपको काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर शुरू करते हैं प्रबंध की विशेषताओं को। तो पहली इसकी जो विशेषता है वो देखिए, वो क्या है, प्रबंध अन्य लोगों से कार्य करवाने की कला है। और समझ में आया ना, ये विशेषता के इसकी डेफिनेशन के अंदर ही था कि प्रबंध अन्य लोगों से कार्य करवाने की कला है, ठीक है। ये होगी आपकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, प्रबंध के जो कार्य होते हैं ना वो निरुद्देश्य लक्ष्यहीन नहीं होते। मतलब मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता है कि उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, मैनेजमेंट का लक्ष्य होता है, उसके उद्देश्य भी होते हैं। तो प्रबंध के जो भी कार्य होते हैं वो उद्देश्य और लक्ष्य लेकर होते हैं, लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं उनके, है ना। इसीलिए कोई भी प्रबंध का कार्य निरुद्देश्य या लक्ष्यहीन नहीं होता। मैनेजमेंट जब करते हैं ना तो कुछ न कुछ उसका लक्ष्य होता है, कुछ उद्देश्य होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए ही मैनेजमेंट किया जाता है। ओके, तो अब देखिए यहाँ नेक्स्ट थर्ड, पहला क्या था, प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। सेकंड क्या था, प्रबंध का कार्य जो है वो निरुद्देश्य और लक्ष्यहीन नहीं होता है। अब थर्ड क्या है, प्रबंध जो है मैनेजमेंट, सॉरी एक सेकंड, प्रबंध जो है अंडरलाइन कर लेते हैं, हाँ, प्रबंध जो है, प्रबंध का कार्य औपचारिक समूहों में संपन्न किया जाना सहज होता है। औपचारिक क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें लिखा हुआ, असंगठित व्यक्तियों के समूह केवल भीड़ होती है जिनका प्रबंध करना कठिन होता है। मतलब प्रबंध करने के लिए एक समूह होना चाहिए जिनका आसानी से प्रबंध किया जा सके। अगर थर्ड याद भी हो रही तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, दो तो याद होगी ना, फर्स्ट और सेकंड। क्या, प्रबंध अन्य लोगों से कार्य कराने की कला है और प्रबंध का कार्य निरुद्देश्य और लक्ष्यहीन होता है। अब थर्ड आप छोड़ सकते हैं, उसकी जगह फोर्थ ले लीजिए, वो आसान भी है और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगी। और वो क्या है, प्रबंध एक मानवीय कार्य है। जानवर जो होते हैं ना वो मैनेजमेंट नहीं कर सकते, पशु पक्षी मैनेजमेंट नहीं कर सकते। मैनेजमेंट कौन कर सकता है, प्रबंध कौन कर सकता है, इंसान करता है, मानव करता है। तो इसलिए इसको याद रखिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो इंसान होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके पास प्रबंध का विशिष्ट ज्ञान होता है, अनुभव होता है, इसीलिए वो मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वे ज्ञान के द्वारा, अनुभव के द्वारा जो है मैनेजमेंट के गुण उनमें आ जाते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हर मानव मैनेजमेंट कर सकता है, केवल विशिष्ट ज्ञान प्राप्त अनुभव वाले व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कह सकते हैं कि प्रबंध एक मानवीय कार्य है। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट था वो था प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। सेकंड था प्रबंध लक्ष्यहीन निरुद्देश्य नहीं होता। और थर्ड है हमारा प्रबंध एक मानवीय कार्य है, क्योंकि मानवों के पास विशिष्ट ज्ञान अनुभव होता है। ठीक, अब आता है हमारा फिफ्थ नंबर पॉइंट। और फिफ्थ है वो अच्छा है कि ये याद हो जाएगा आपको आसानी से। फिफ्थ, यह अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है ना। इसको हर कोई कर नहीं सकता, इसमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, समस्याओं का, है ना। मैनेज करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसलिए मैनेजमेंट जो है वो कैसा कार्य है, चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो ये हमारे हो गए यहाँ पर 4-5 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर सिक्स्थ, लास्ट पॉइंट हमने किया कि मैनेजमेंट जो है, प्रबंध जो एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अगला है प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। सृजनात्मक क्या होता है उसका मैं मतलब बताता हूँ। सबसे पहले सृजनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिव। क्या होता है सृजनात्मक का मतलब, क्या होता है सृजनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिविटी।
है ना। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी। तो मैनेजमेंट जो है वो एक क्रिएटिव है, क्रिएटिव कार्य है ना, क्रिएटिव मतलब इसको बहुत सोच समझ के किया है। क्रिएटिव लोग जो होते हैं ना वो करते हैं मैनेजमेंट। तो प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। एक बार वापस रिपीट करा देता हूँ। पहला था प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है, और दूसरा था प्रबंध लक्ष्यहीन और निरुद्देश्यहीन नहीं होता है, और थर्ड था प्रबंध एक मानवीय कार्य है, फिर था फोर्थ प्रबंध एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, और सिक्स्थ है हमारा प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है, यानी एक क्रिएटिव कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रबंध के कुछ सामान्य सिद्धांत हैं। इसको छोड़िए, 8 नंबर पॉइंट देखिए, ये आपको याद हो जाएगा। प्रबंध में नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध में नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। नेतृत्व का मतलब क्या होता है? नेतृत्व का मतलब हो गया आपके, मैं अभी बता देता हूँ, लीडरशिप। क्या होता है? लीडरशिप। लीडरशिप है ना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी, बहुत बड़े लीडर है ना, दुनिया के बहुत बड़े लीडर है, दुनिया मानती है उनको। तो वैसे ही, तो एक बार फटाफट रिपीट कर लेते हैं। प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है, प्रबंध एक मानवीय कार्य है, प्रबंध चुनौतीपूर्ण कार्य है, प्रबंध कैसा कार्य है? एक कौन कर सकता है? केवल क्रिएटिव सृजनात्मक कार्य है, और प्रबंधक में क्या क्षमता होनी चाहिए? नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रबंध, फिर उसके बाद आप कर सकते हैं ये वाला, प्रबंधक दूसरों से कार्य करवाने हेतु अपने कुछ अधिकारों को अपने अधीनस्थों को सौंपता है। इस लाइन को समझिए आप। देखिए, प्रबंधक दूसरों से कार्य करवाने हेतु अपने कुछ अधिकारों को अपने अधीनस्थों को सौंपते हैं। अधीनस्थ कौन होते हैं? अधीनस्थ का मतलब नीचे काम करने वाले। मैनेजर के नीचे कौन होंगे? उनके एम्प्लॉयज, कर्मचारी, उनको अधीनस्थ बोला जाता है। याद रखिएगा, अधीनस्थ का मतलब कर्मचारी होता है, नीचे काम करने वाले व्यक्ति, है ना, जिनकी पोजीशन जो है वो आपसे नीचे है, आपके ऑर्डर को वो फॉलो करते हैं। तो प्रबंधक जो है कुछ अधिकार जो है अपने अधीनस्थों को सौंपता है, क्योंकि उसके बिना कभी भी मैनेजमेंट पूरा नहीं हो सकता। इसके बाद बात करें अगर नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये है आपका, मैं यहाँ 14 पॉइंट देखिए, आप सारे पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये देखिए, प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक मतलब चाहे आपका व्यापार छोटा हो या बड़ा, आपका व्यापार चाहे धार्मिक है, राजनीतिक है, आप सैनिक हैं, सेना में देखा मैनेजमेंट कितना होता है, सामाजिक हैं आपके, है ना, कोई त्यौहार है, व्यावसायिक हो जैसे कुंभ का मेला, है ना, धार्मिक, कितना मैनेजमेंट होता है वहाँ पर। दुनिया मानती है कि इतना कुंभ बड़ा मेला भरीजता है, कैसे मैनेज करते हैं वो लोग, है ना। तो ये प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है, हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह अप्लाई होता है। छोटा व्यवसाय हो तो भी होगा, बड़ा हो तो भी होगा, धार्मिक स्थान है तो भी मैनेजमेंट चाहिए, राजनीति में भी मैनेजमेंट चाहिए, सेना में, आर्मी में भी चाहिए, समाज में भी मैनेजमेंट चाहिए, व्यवसाय में भी चाहिए, सब जगह आपको मैनेजमेंट चाहिए। विदाउट मैनेजमेंट कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। नेक्स्ट 15 पॉइंट, ये अच्छा पॉइंट आप जरूर करें। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। अदृश्य मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता हो। तो प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, किंतु इसके प्रयासों के परिणाम के आधार पर इसकी उपस्थिति को स्वतः ही अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब मैनेजमेंट आपको दिखेगा नहीं, वो अदृश्य है, लेकिन उसके जो परिणाम होंगे ना, उससे आप बता सकते हैं कि यहाँ पर मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं है। किसी शादी में जाते हैं तो कोई बोलता थोड़ी है कि मैनेजमेंट कैसा है, आप खुद अनुभव करते हैं उसको कि यहाँ का मैनेजमेंट कैसा है। इसलिए प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। ओके, तो आप इनको एक बार रिवाइज ज़रूर करें, और अब इतना ही करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला टॉपिक लेकर कंटिन्यू चलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके।